सिंगल। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू एलिमेंट्स और वन एलिमेंट और वन कंपाउंड और टू कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट। इतना हो गया है? ठीक, चलिए इतना हो गया तो मुझे अब एक चीज़ बताइए आप लोग, मुझे ये बताइए क्या फ़र्क होता है एलिमेंट में और कंपाउंड में? एलिमेंट्स के ग्रुप को कंपाउंड कहते हैं। जैसे मुझे बताइए पहले एलिमेंट्स क्या होता है, मुझे पहले समझाइए। अभी मुझे नहीं पता मुझे एलिमेंट क्या होता है, मुझे समझाइए एलिमेंट क्या होता है, मुझे बताइए। जो भी गलत सही आपको पता है बताइए, जो भी आप जानते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कितना जानते हैं। किताब नहीं खोलना है भाई, किताब की नहीं, तो बताइए कि आप कितना जानते हैं। बताइए, मैं कोई भी ट्राई देना चाहता हूँ। घर का बना हुआ है। हाँ, वैसे मोदी जी कहें देसी बनाइए, वैसे ही। हाँ ठीक है, क्या बात करें तो एलिमेंट की बात करें। क्या होता है एलिमेंट? तो वो तो एटम का भी होता है। क्या समझते हैं आप एलिमेंट्स को? नाइन्थ पढ़ के आए ना, पास हुए नाइन्थ में आप तो। एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे कि मैं बोलूँ आयरन है, तो आयरन में आप जितने भी एटम्स पाएंगे वो किसके पाएंगे? आयरन में। जैसे मैं बोलूँ कॉपर, कॉपर में जितने आप एटम्स पाएंगे किसके पाएंगे? कॉपर के। जैसे मैं बोलूँ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में आप जितने भी एटम्स पाएंगे किसके पाएंगे? एल्युमिनियम की। जैसे मैं बोलूँ क्या? सोडियम, सोडियम में जितने भी आप एटम्स पाएंगे किसके पाएंगे? सोडियम। कहने का मेरा मतलब ये हो गया, कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ इस दुनिया में केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बनती है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? एनी सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एलिमेंट। बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है एलिमेंट्स का, पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, बताइए कंपाउंड क्या होता है? सर जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। अच्छा ठीक है, चलिए तो बताइए ये कंपाउंड है? क्यों भाई? बना तो दो एलिमेंट से मिलकर। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। मैंने तो बनाया दो एलिमेंट से मिलकर ना बनाइए। ये कैसे आप जानेंगे कोई चीज़ प्रोडक्ट बन नहीं बन रही है? कोई चीज़ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये कैसे आपको पता है? ये कैसे आप जान गए कौन सा आकाशवाणी हुई है? सर जो डिफरेंट पार्टिकल से मिलते हैं। हाँ वो भी मैं जाना कितना डीप जानते हैं आप? दो एलिमेंट को मिला के जब जैसे कि कोई कंपाउंड बने, मतलब कि एक कोई नई चीज बने। ये कैसे आप डिफाइन करेंगे कोई चीज़ नहीं बन रही है? कोई नई चीज़ मतलब क्या होता है? हाँ सर, ये तो सब chemical reaction तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये बात आप कैसे जानेंगे कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जैसे भाई ये भी तो है भाई, आपने बोला तो मान लीजिए मैंने एच और ओ को मिलाया, एच ओ मैंने कहा चीज़ बन रही है, मैंने बोल दिया आपको, आप कहना एच ओ नहीं होता है। आप कैसे जाने कि एच ओ कुछ होता नहीं है? केमिकल रिएक्शन कुछ होगा उसके अंदर। आप ये कैसे हमसे बोल सकते हैं? मैं बोलता हूँ एच ओ कुछ होता है, आप कह रहे नहीं होता, आप ये बोले कि एच ओ कुछ नहीं होता है। आप कैसे साबित करेंगे कि एच ओ कुछ नहीं होता है? कैसे? सर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि उससे मिल रही है या नहीं। ये भी किससे? है, जो दो हमको मिला है एलिमेंट्स। अच्छा तो ये बताइए, अगर हम C+O2 CO2 नाम का CO2 प्रॉपर्टी कार्बन से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो आप कैसे कहते हैं कि CO2 कुछ होता है? चलिए ठीक है, समझ लीजिए, बेसिक में समझा दो आपको अच्छे से, क्लियर कर लीजिए इसको। देखिए तीन चीज़ें आपको जानना जरूरी है, क्या होता है एलिमेंट, क्या होता है कंपाउंड और क्या होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, एलिमेंट ऐसी चीज़ होती है जो किसी एक काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनती है। जैसे कि अगर उस चीज़ में केवल एक ही टाइप के पार्टिकल अगर आपको मिलते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट। जैसे आयरन, आयरन में आप अगर उस आयरन को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको केवल आयरन के आइटम्स ही मिलेंगे। कॉपर में केवल कॉपर के आइटम्स मिलेंगे। अब देखिए
जब कोई दो एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में आपस में मैचअप करता है, बस यही एक वर्ड यूज़ करना था, वो क्या? फिक्स रेशियो। आप जब कहते हैं कोई चीज़ प्रोडक्ट बनी है, वो तभी आप कह पाते हैं कि जब उनका जो मिक्सचर है वो क्या है? फिक्स रेशियो में है। जैसे कि HO कुछ नहीं होता लेकिन H2O होता है, क्लियर है? HO कुछ नहीं होता लेकिन H2O होता है, ठीक है? H2O क्यों होता है? क्योंकि H2O जो होता है वो H और एक फिक्स रेशियो में मिलकर बना होता है। HO का कोई फिक्स रेशियो नहीं, ठीक है? इसमें से HO नाम की कोई भी कंपाउंड दुनिया में नहीं होता लेकिन H2O होता है। क्यों? क्योंकि H2O हमेशा H2O बनाएगा, मतलब H2O का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होता है। किस रेशियो में? 1:8। मतलब H का कितना वेट होता है? 1। हाँ ठीक है, 1 होता है। तो 2 का कितना होगा? 2 हुआ। 2 का कितना होता है? 16। यानी कि जब कभी भी H और O को आप 1:8 रेशियो मिलाएंगे तो हमेशा आपको एक यूजफुल प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है? ये बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी दो एलिमेंट्स को आप एक फिक्स रेशियो में मिलाएंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक यूजफुल प्रोडक्ट मिलेगा। और जब कोई एलिमेंट आपको एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाकर देता है तो वही क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। क्लियर है? अब मुझे बताइए मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? सर इससे मिल के कोई भी एक मैटर बनता है। मैटर तो कुछ भी है, मैटर तो आप पूछ रहे हैं। मैटर हम मॉलिक्यूल है? नहीं, आपके सेल्स मॉलिक्यूल। सेल्स मॉलिक्यूल है? सेल्स मॉलिक्यूल सेल्स मॉलिक्यूल्स हैं? हाँ है भाई। सेल किससे बना है? अच्छा सेल किससे बना है? सेल किससे बना है? सेल सेल टेडी दो वाली जगह से पूछेगा। मुझे पहले ये बताओ मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल तो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, वो तो एटम होता है। अच्छा बताइए एटम क्या होता है? चलिए बताइए। सर एटम सबसे छोटा होता है जिसको हम लोग और भी पार्ट में ना डिवाइड कर सके। सबसे क्यों? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिवाइड नहीं होता है? ये मत कभी कहा करिए कि एटम को डिवाइड नहीं करें। एटम डिवाइड होता है। एटम के अंदर अभी तक 63 पार्टिकल्स हो जा चुके हैं या जा रही है। एटम्स के अंदर हो जा चुके हैं 63 पार्टिकल्स। मतलब एक एटम के 63 सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी तक खोले जा चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फेमस है, जिसको आप पढ़ते हैं। चलिए तब लिखिए। अब चलिए यदि मुझे याद रहेगा जब ये चैप्टर में खत्म करूँ मैं आपको समझाऊंगा। लिखिए सही करिए सर। क्या हो गया है? सही कर लीजिए। ये 4 टर्म्स नोट कर लीजिए। मुझे याद रहेगा जब चैप्टर खत्म होगा मैं समझाऊंगा क्या होता है। चलिए हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग क्या बात कर रहे थे? चलिए लोग क्या बात कर रहे थे? कॉम्युनिकेशन बात कर रहे थे। डेफिनेशन हो गया था। जैसे एग्जाम्पल लिखिए फिर मैं समझाऊँ आपको। एग्जाम्पल लिखिए। ये देखिए पहला एग्जाम्पल है। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल। देखिए एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट समझ गए क्या होता है? कंपाउंड समझ गए क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन करता है तो जो बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड।
मॉलिक्यूल समझ जाइए, ठीक है। मैं जो प्रॉपर डेफिनेशन में बाद में समझाऊंगा आपको, फिलहाल इतना समझ जाइए। देखिए मॉलिक्यूल और कंपाउंड में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अगर आपको कोई सेम काइंड के एलिमेंट्स आपस में जोड़ रहे हैं तो उसको आप मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे कि O2 कंपाउंड नहीं है, देखिए कंपाउंड और मॉलिक्यूल की परिभाषा सेम है। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि व्हेन 2 or more than 2 elements combine in a proper ratio or in respective ratio is called element। यही डेफिनेशन हम इज कॉल्ड कंपाउंड, और यही सेम डेफिनेशन हम मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड अलग अलग है। याद रखिए जब सेम काइंड के एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो जो बन के निकलता है वो मॉलिक्यूल होता है। जैसे O2, जैसे Cl2, जैसे H2, N2, ये सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन मैं बोलूँ CO2, ये कंपाउंड है, ठीक है। जब सेम काइंड के एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे तो ये बोलेंगे हम क्या? मॉलिक्यूल। और जब दो डिफरेंट काइंड के एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं क्या बोलते हैं? कंपाउंड। एक चीज और याद रखिए, सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स कैन बी कंपाउंड। ये सब याद कर लीजिए, अपने मन में डाल लीजिए। ऑल कंपाउंड्स कैन बी मॉलिक्यूल, ऑल कंपाउंड्स कैन बी मॉलिक्यूल, बट ऑल मॉलिक्यूल्स कांट बी कंपाउंड। समझिए, आप कभी भी इनको कंपाउंड नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते O2 क्या है? कंपाउंड है। Cl2 क्या है? कंपाउंड है। लेकिन आप कह सकते हैं CO2 मॉलिक्यूल है। क्लियर हो रहा है? यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स, आप जो सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल तो हो सकते हैं लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते। ये क्लियर है ये बात सबको? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? चलिए अब कॉम्बिनेशन की बात करें। देखिए जैसे कि नाम से आपको याद नहीं करना है, नाम से क्लियर है। जैसे मैं बोलूँ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का अर्थ ये होता है कि जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिल रही हों और मिलके क्या बना रही हैं? नया प्रोडक्ट बना रही हैं, तो फिर क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक। दो रिएक्शन वाली बात हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने दिया है और 3 अलग अलग तरीके से मैं दिया। देखिए कंबाइन में कुछ भी कंबाइन हो सकता है, 2 एलिमेंट्स कंबाइन, 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो सकते हैं, 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड कंबाइन हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल ये क्या है? क्या है? मॉलिक्यूल। क्या है ये? ये क्या है? यानी कि 2 मॉलिक्यूल मिलके एक कंपाउंड बना है। क्लियर है? आप जब देखिए, और ये क्या है? मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, C और O है। क्या है ये? कंपाउंड है। ये क्या है? क्या मिलकर बना रहा है? एक प्रोडक्ट बना रहा है। ये ऊपर क्या था? 2 एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे थे, यहाँ पे एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहा है? ये क्या है? ये क्या है? क्लियर हुआ? मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलकर भी कंपाउंड बना सकते हैं, एक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल मिलकर भी कंपाउंड बना सकता है, और 2 कंपाउंड मिलकर भी एक कंपाउंड। और ऐसा कुछ भी आपको दिखता हुआ, अगर होता हुआ दिख रहा है, तो आप कहेंगे वो कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल से कितना क्लियर हो गया हो। चलिए अगला देखिए, लिखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब क्या होता है? क्या मतलब है डिकम्पोज का? क्या मतलब होता है? ठीक है, दिल टूटता है ना, डिकम्पोज होता है। चलिए लिखिए, देखिए अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes, a single reactant decomposes on the application. A single reactant तो मुझे लगता है पता होगा क्या होता है। क्या होता है? जो इक्वेशन के किस साइड होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, लिखिए
A single reactant decomposes on the application of a single reactant decomposes on the application of heat or light on the application of heat or light or electricity, heat or light or electricity, to give two or more products, to give two or more products, to give two or more products. अब देखिए टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला देखिए थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, देखिए थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, आइए फिर समझते हैं यहाँ की बात। देखिए हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा डिकम्पोजर्स क्लास 8 में, क्लास 7 में, साइंस में। डिकम्पोजर क्या करते थे? क्या करते हैं, क्या काम होता है डिकम्पोजर का? डिकम्पोजर का एग्जाम्पल क्या होगा? वेजिटेबल्स या क्या होता है, क्या करते हैं डिकम्पोजर्स? अपने आप को खत्म करके फिर कोई और प्रोडक्ट बना देते हैं। अपने आप को कैसे खत्म करेगा भाई? मतलब रिएक्ट एग्जाम्पल बताइए डिकम्पोजर्स का। जैसे वेजिटेबल्स का जो वेस्ट होता है उसको एग्जाम्पल बताइए डिकम्पोजर्स का, कोई एक एग्जाम्पल बताइए, कोई नाम बताइए डिकम्पोजर का। कैसे काम चलेगा? साइंस ही पढ़ना है इस बात से, फर्स्ट ईयर में साइंस पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है फर्स्ट ईयर में? कॉमर्स, मैथ्स। कितने मैथ्स और बायोलॉजी वाले हैं? कितने मतलब मैथ्स और बायोलॉजी ले रहा है क्लास 11 में? मतलब वही मैथ्स और बायोलॉजी दोनों में किसी को कुछ नहीं ले रहा। कितने लोग हैं? आप लोग वापस पढ़िए ध्यान से, बाकी लोगों को दिक्कत नहीं है। डिकम्पोजर मतलब क्या हो गया? आपके बैक्टीरियाज हो गए, आपके ठीक है, आपके वल्चर्स हो गए, आपके ये सब क्या है? डिकम्पोजर्स हो गए, ठीक है, इसके वजह बोलते हैं आप। ठीक है, देखिए क्या होता है डिकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, क्या मतलब होता है? टूट जाना। ठीक है, यानी कि जब कोई एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, या सॉरी, जब कोई सिंगल कंपाउंड हो गया है, कोई भी सिंगल सब्सटेंस हो गया, जब दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोज होना बोलते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि आपके पास क्या था, कोई AB क्या था आपके पास? कंपाउंड था आपके पास। ठीक है, AB, और जब आपने किसी पे अप्लाई किया और टूट गया A+B में, ये क्या कहला रहा है? डिकम्पोजिशन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट पे अगर आप हीट अप्लाई कर दीजिए, ये CaO + CO2 में क्या होता है? टूट जाता है। देखिए क्या हुआ, CaCO3 क्या था? एक कंपाउंड था, इसका आपने क्या किया? हीट अप्लाई किया और ये CaO और CO2 में टूट गया। यानी कि जब कोई एक चीज जब दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है तो फिर हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक बात? अब इसके पार्ट्स होते हैं। देखिए अब देखिए याद रखिए, जैसे जब किसी चीज़ को तोड़ना होता है तो कुछ आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी का हाथ तोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। किसी का दिल तोड़ना हो तो इमोशन अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ऐसे कुछ जब कोई चीज़ तोड़ना रहता है किसी का, तो आपको कुछ अप्लाई करना पड़ता है। बिना अप्लाई किए कुछ नहीं टूटने वाला। ठीक है, या तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़े, आपको इमोशन अप्लाई करना पड़े, कुछ भी अप्लाई करना पड़े, कुछ अप्लाई करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्या आप तोड़ना चाह रहे हैं। तो देखिए अब क्या होगा कि जब आपको कुछ तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 तरह के डिकम्पोजिशन आप सिलेबस में जो पढ़ने हैं। ठीक है, पहला है थर्मोलिटिक। नाम देखिए, याद करने की जरूरत नहीं है, आप चाहिए तो नाम से उसको आप याद कर सकते हैं। देखिए थर्मो जहाँ भी कहीं आए उसका मतलब होता है ठीक है, कहीं पर भी थर्मो आए, कहीं पर थर्मो टर्म आए, उसका मतलब क्या है? हीट। यानी कि अगर हीट से कोई चीज़ टूट जा रही है तो मतलब वो क्या है? थर्मोलिटिक। मतलब अगर कोई चीज़ कैसे टूट रही है? हीट से अप्लाई करने से।
तो क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्लियर है? तो एक उससे आगे एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, एग्जाम्पल में लिखिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HgO, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HgO एग्जाम्पल है उसमें। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HgO। HgO का कोई नाम बताएगा मुझे क्या होता है? Hg किस लिए स्टैंड करता है? Hg किसके लिए स्टैंड करता है? क्या नाम है Hg का? क्या नाम है? अरे Hg का क्या नाम है? Hg किस लिए स्टैंड करता है? किस एलिमेंट के लिए स्टैंड करता है? मरकरी के लिए। याद आया? कब याद होगा फिर पढ़िए इसको। Hg किस लिए होता है? मरकरी के लिए। अब देखिए क्या होगा कि सपोज करिए कि आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाल दिया? HgO। क्या डाल दिया आपने? HgO। HgO क्या बोलते हैं? मरकरी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मरकरी ऑक्साइड। Hg का क्या मतलब होता है? मरकरी। HgO का मतलब क्या हो गया? मरकरी ऑक्साइड। अब क्या करिएगा, इस मरकरी ऑक्साइड को जब आप क्लीन करिएगा, मतलब आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या भर दिया? HgO भर दिया और इसको नीचे से क्या कर दिया आपने? कैंडल लगा के जला दिया इसको, ठीक है ना? जैसे आप लोग बुक को जलाते हैं कैसे, अच्छा मोबाइल पे, तो आपने क्या किया? इसको जला दिया है। अब HgO क्या हो गया? जलने लगा, ठीक है? ठीक, अब जब जलने लगा तो ये क्या हो गया, यहाँ से HgO अलग हो गया। अब देखिए वो तो अलग हो नहीं सकता, अब वो पता होना चाहिए कि देखिए हाँ इसे और जाने या जो जाके दे तो कहीं नोट कर लीजिए। याद रखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी भी इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं पाए जाते, जैसे हाइड्रोजन। कभी भी आपको H नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा क्या मिलेगा? H2। जैसे आपका O कभी भी आपको O के फॉर्म में नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा O2। कभी भी आपको N के फॉर्म में नहीं मिलेगा, कभी कैसे मिलेगा? N2। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी इंडिपेंडेंट अवस्था में नहीं पाए जाते, और इसी के लिए मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। एटम में मैं जो बात कर रहा था बताने के लिए आपको, देखिए एटम और मॉलिक्यूल के बीच का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप लोग चाहिए नोट कर लीजिए या समझ जाइए। देखिए ये सही बात है कि एटम्स क्या है? एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर या कुछ भी सब्सटेंस कह लीजिए। एटम ये सही बात है। उसके आगे डेफिनेशन सुनिए क्या होता है, देखिए अब पूरा सुनिए क्या होता है। एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस और मैटर। एटम्स कैन बी फाउंड इन और कैन एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फॉर्म। एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट फॉर्म और डिपेंडेंट फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको सोडियम मिलेगा, सोडियम मिलता है, मिलता है। Na मिलता है, सोडियम मिलता है, मिलता है। पोटेशियम मिलता है, मिलता है। क्लोरीन मिलता है, मिलता है। ये सब क्या है? एटम्स ही नहीं है, एटम्स ही है भाई। तो वही कई सारे एटम्स मिल जाएंगे तो वही एलिमेंट बन जाता है, कई सारे पार्टिकल्स मिल जाएंगे तो ये एटम्स ही है। तो मैं बोलूँ सोडियम का एक एटम क्या हुआ, मैं बोलूँ पोटेशियम का एक एटम क्या हुआ। यानी कि एटम जो होते हैं वो डिपेंडेंट फॉर्म और इंडिपेंडेंट फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? इंडिपेंडेंट फॉर्म में, मतलब उसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन हाइड्रोजन को एग्जिस्ट करने के लिए एक और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन को एग्जिस्ट करने के लिए एक और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन को एक्सेस करने के लिए और नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब एटम्स कैन एक्सिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म और क्लियर है। और एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखिए, एटम्स ओनली एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में केवल एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं करते, ठीक है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, देखिए जब आप मरकरी ऑक्साइड को जब आप गर्म करेंगे तो ये H+O2 में टूटेगा। अब देखिए याद रखिए, अब देखिए एटम्स जो होते हैं वो किसी मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो या तो डिपेंडेंट या तो इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये है कि वो क्या होगा, वो केमिकल रिएक्शन में जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो केवल और केवल एटम पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल कभी एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और यही सबसे बड़ा फर्क है मॉलिक्यूल और एटम के बीच में। एक और बड़ा फर्क है कि मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि O2, Cl2, Br2, मतलब वो जब भी एग्जिस्ट करेगा अपने उसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो दो बड़ा फर्क क्या है कि एटम्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और केमिकल रिएक्शन में एटम्स ही पार्टिसिपेट करता है। मॉलिक्यूल्स
हमेशा इंडिपेंडेंट फॉर्म में ही मिलता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इतनी बातें क्लियर है सबको? देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपने HCO लिया और जैसे ही गर्म किया वो क्या हुआ 2He+O2 में टूट गया। इसको क्या बोलेंगे आप? थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक कंपाउंड था जो और दो प्रोडक्ट्स में टूट गया। क्यों? उसको द्वितीय देंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। नोट कर लीजिए। इसके आगे डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लिख लीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इस थर्मोलिटिक के आगे लिख लीजिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर हीट। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर हीट। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर्स हीट। तो क्या बोलेंगे हम? अगला लिखिए फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए एक चीज और हम करेंगे अपने काम के लिए। हो सकता है किसी किताब में, जैसे आप मतलब अच्छे स्टैंडर्ड किताब पढ़ेंगे तो हो सकता है इसी चीज को उस किताब में एक और नाम से लिखा रहा है, कैसे? थर्मोलिसिस। नोट कर लीजिए, इसको थर्मोलिसिस लिखा है। ये थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला बड़ा लंबा पड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आपका एक तरह से रिएक्शन है आपका, वो अभी बात इसी में आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरा भाई ये यहाँ पे क्लियर है? देखिए हीट की वजह से टूट रहा हो तो क्या बोलेंगे? थर्मोलिटिक। अगला लिखिए फोटोलिटिक। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं फोटोलिसिस। इसी को किसी और किताबों में क्या लिखते हैं? फोटोलिसिस लिखते हैं। लिख लीजिए। अब देखिए कहीं पर भी वर्ड फोटो आ जाए तो फोटो का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है फोटो का? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या मतलब होता है फोटो का? फोटो का मतलब होता है जो आप डीपी लगाते हैं व्हाट्सएप पे। कुछ पता नहीं आपको? अगला क्या होता है? फोटोलिसिस, या जिसको आप बोलते हैं क्या? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। फोटो क्या होता है? फोटो होता है जो आप व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं, नहीं होता है? अच्छा क्या फुल फॉर्म होता है डीपी का? क्या फुल फॉर्म होता है डीपी ना? डेली पिक्चर से लड़का डेली फोटो होती है, बोला डेली पिक्चर। लड़कियों लगता है डेली पिक्चर होता है, डेली होना पड़ेगा। क्या होता है पूरा? क्या होता है डीपी का? डिस्प्ले पिक्चर होता है, ठीक है? डिस्प्ले पिक्चर कहते हैं जो दिखता है दूसरों को, मतलब जो आप डिस्प्ले करते हैं दूसरों के लिए, ठीक है? चलिए ये क्या है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसी को सेकंड दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए कहीं पर भी वर्ड फोटो आ जाए, मतलब फोटो बनता है फोटोन से, और कहीं पर भी वर्ड फोटो आ जाए उसका मतलब होता है लाइट। जैसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ लाइट, सनलाइट। जहाँ पर भी टर्म फोटो आ जाए उसका मतलब होता है लाइट। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर उसको आप इस पर लाइट डाल देंगे तो चीज़ टूट जाएगी, ठीक है? तो लिखिए रिएक्शन विच रिक्वायर्स, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर्स, decomposition reaction which requires heat, for example photolytic decomposition of, for example photolytic decomposition of hydrogen peroxide, photolytic decomposition of hydrogen peroxide। ये बताएं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? कभी कोई गया है अपना कभी आँख का कोई इलाज कराने के लिए डॉक्टर पास एक लिक्विड डालता है आपको यहाँ पर, यहाँ पे डालना चाहिए, अच्छी बात नहीं जाना चाहिए। या कभी चोट लगा हो तो एक लिक्विड डाला जाता है। हाँ हाँ बहुत अच्छा लगता है, नहीं पता नहीं अच्छा लगता है ना? नहीं लगता अच्छा? वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? H2O2। लिखिए
क्या होता है H2O। अब क्या होगा अगर आप क्या करेंगे H2O को क्या करिए कि आप एक डिब्बे में रखिए सफेद रंग के डिब्बे में, ठीक है। क्या करिए मतलब एक पारदर्शी डिब्बे में रखिए, ठीक है, जैसे जो डिब्बे में जलाता है आता है। आप क्या करिए H2O को किसी पारदर्शी डिब्बे में रखिए और उसको बाहर धूप में रख पाइए, ठीक है। क्या होगा आप कुछ देर बाद पाएंगे कि क्या होता है कि उस कंपाउंड में से H2O अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो H2O होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है किसी सफेद कंटेनर में रखिए, पारदर्शी कंटेनर में, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में, और क्या करिए इसको बाहर जाकर धूप में रख दीजिए। जब जैसे आप बाहर धूप में रखेंगे तो आपको जो पाएंगे कि जो H2O है वो H2O नहीं रहेगी, वो क्या हो गया H2O में मतलब पानी में और O2 में टूट जाएगा। क्लियर है ये बात। और यहाँ पर लिखेगा सनलाइट, मतलब तो कैसे दिखेगा? दिखता नहीं है, दिखेगा क्या, जैसे कि आप क्या होंगे, जैसे आप क्या करिए कि आप H2O को लिए, ठीक है, फिर मैं भी लैब जब स्कूल खुलेगा मैं करके दिखा दूंगा, लैब में होता है H2O। तो क्या होगा कि आप H2O को ले लीजिए और आप क्या करें उसको कंटेनर में रखिए और उसको जाकर धूप में रख दीजिए। जब कुछ देर बाद आप जाकर कंटेनर खोलेंगे और जब निकालेंगे तो आपको पानी निकलेगा, H2O नहीं निकलेगा। उड़ जाएगा। हाँ, ये जो H2O बनता है ये ऊपर निकल जाएगा और नीचे क्या बचा जाएगा, केवल पानी। क्लियर हुआ क्या बोला हूँ? तो नीचे क्या रहेगा, केवल पानी। पानी किसमें क्या होता है, ये नहीं हनी सिंह का गाना सुन के बोलो है पानी पानी, वैसे नहीं कुछ होता है, ठीक है। चलिए अब लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगला क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इसी को आप केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, जो भी आपने बोला था इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इसे केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे, क्या हो रहा होगा। क्लियर सी बात है कि जहाँ पर डिकम्पोजिशन हो तो रहा है लेकिन किससे, इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर्स decomposition reaction which requires electricity. अब ये थोड़ा कठिन है, ये ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसलिए बहुत बढ़िया लैब चाहिए। फिलहाल समझ लीजिए क्या होगा। अगर पानी को क्या करिए, एक जार में रखिए, ठीक है, एक जार में रखिए और एक तरफ आप लगा दीजिए कैथोड और एक तरफ लगा दीजिए आप एनोड। एक तरफ का लगाइए कैथोड और एक तरफ का लगाइए एनोड। कैथोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पक्का है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, नेगेटिव होता है क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब आप क्या करिए, पानी हो लीजिए, मतलब ये डूबा रहेगा, इसको डुबा दीजिए। ये क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, इसमें डूबा हुआ है, इसमें क्या है, पानी। अब आपने क्या किया कि इस इलेक्ट्रोड किसी को दिया है, एक बैटरी से, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोड क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, कहाँ पहुँच गया आपको, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। बैटरी जोड़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अब देखिए जैसे ही पानी में आप इलेक्ट्रिसिटी डालें क्या होगा, हाँ आपको लाइट मार देगा भाई, तो मेन पॉइंट ही भूल जाएगा। जैसे आप पानी में लाइट डालें, आपको क्या मारा, ठीक है, मारेगा लाइट, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें डालें, इसमें क्या है, H2 है। H2 किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब देखिए तो जैसे इसको आप पानी में डालेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूट के क्या होगा, अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन का चार्ज क्या, अब ये देखिए, अब एक चीज समझिए,
मैं उतना डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहिए तो देखेंगे। देखिए क्या है कि H2O है, ठीक है, H2O है। अब H2O किससे मिलकर बना है? दो चीज़ों से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई से बताएगा कि इसका शेप कैसा होता है? अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें पानी कैसा दिखेगा? सर ऑक्सीजन नीचे होगा, फिर हाइड्रोजन नीचे और एक सर दो हाइड्रोजन रहेगा और एक दो हाइड्रोजन, हाँ ठीक। और एक ऑक्सीजन कैसे रहेगा? सिंगल बॉन्डिंग। नहीं, वो दोनों सही कहा है। जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको पानी कुछ कैसा दिखेगा? पानी कुछ ऐसा ऐसे कुछ पानी दिखता है। अगर आप माइक्रोस्कोप में जाके पानी घुस कर देखिए कि कैसा उसका अरेंजमेंट है तो आपको पानी कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। इसी तरह के मालिक उसमें तैयार रहेंगे ऐसे, ठीक है, तैयार ऐसे तैयार है। देखिए और इसके ऊपर क्या होता है? मोलिक्यूल होता है, ठीक है। हालांकि उतना डीप नहीं आएगा आपको, इतना समझिए। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये टूटेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक पे जाके क्या होगा, हाइड्रोजन जम जाएगा और एक क्या जम जाएगा, ऑक्सीजन। और इसको क्या बोलते हैं यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। पानी क्या हो गया, टूट गया, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसको तो तीन तरह का एप्लीकेशन पढ़े। एक पढ़े क्या, थर्मोलिटिक, जब हीट की वजह से कोई चीज़ टूट जाती हो, जैसे मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को आप नीचे से हीट करेंगे वो क्या होगा, मरकरी और ऑक्साइड और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो गया है, फोटोलिटिक। फोटोलिटिक में क्या होता है, जब सनलाइट की वजह से या लाइट की वजह से क्या हो, ब्रेक डाउन हो जाए, किसका, किस कंपाउंड का। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप बाहर सूरज की रोशनी में रखिए, आप कुछ देर बाद वाटर देखो तो खोलेंगे तो ऑक्सीजन तो खैर दिखेगा नहीं आपको, वो तो गैस है, वो तो उमड़ के उड़ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, केवल पानी मिलेगा, ठीक है। और अगला क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक में, जिसको आप केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ का टूटना किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जैसे पानी का टूट जाना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्यों, क्योंकि ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।